तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कल सारा डिटेल पढ़ा कि क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और एक एड्रिनल ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे का हम प्रीति जी थम्स अप करके बता दीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। कल हमने ये एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कि जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो स्कल मूविंग स्कल है, इसमें एक ये जो रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें कि हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्कल के बीच में स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ। इसका साइज जो है एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होता है, और ये एक स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब इससे भी बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और ये हार्मोन्स ज्यादातर वो होते हैं क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, तो रेस्ट जो भी ग्लैंड हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सीक्रेशन करने के लिए। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ से हमने लोकेशन को समझा। मतलब देखिए, यदि आप इस वाले चित्र में देखें जो लेटरल व्यू से दिखा रहे हैं, तो ये लगभग आज्ञा चक्र के पीछे ही स्थित है इसकी लोकेशन। ये इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया गया है चित्र में। मिड ब्रेन के ऊपर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसके हम हार्मोन्स देखेंगे। तो इसमें वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ये जो GH, इसको शॉर्ट फॉर्म में GH कहते हैं। इनका क्या काम होता है? ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये बॉडी के किसी एक पार्ट को टारगेट करने की बजाय कंप्लीट बॉडी को इफेक्टेड करते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी सी हिचकी आ रही है, तो शायद थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ हो रहा होगा। और ये शरीर के समस्त भागों की वृद्धि करते हैं, और इस चीज को भी ये डिसाइड करते हैं कि किस भाग की वृद्धि की दर कैसी होगी, मतलब किस भाग की वृद्धि तेजी से होगी, किसकी स्लो से होगी, तो उनकी दर क्या होगी, इसका भी डिसीजन जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स ही करते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स ही होते हैं जो शरीर की लंबी अस्थियां, बोन जो होती हैं, मतलब लंबी बोन कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस और फीमर, इन दोनों की जो भी ग्रोथ रेगुलेशन है उसको ये निर्धारित करते हैं। और साथ ही ये जितने भी स्पाइन है और जितनी भी बोन है, सभी की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी बच्चे में ये हार्मोन्स कम सीक्रेट होता है, तो उसमें बौनापन की स्थिति हो जाती है, मतलब उसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है। वहीं अगर किसी में ये मान लीजिए हार्मोन्स बहुत अधिक सीक्रेट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अतिकायता, जाइंटिज्म, यानी उस पर्सन की जो हाइट है वो 7 to 8 फीट भी हो जाती है। और सामान्यतः जब एक बार वृद्धि रुक जाती है, तो ये हार्मोन्स बैलेंस हो जाता है। और इसमें एक और स्थिति होती है जिसे कहते हैं एक्रोमेगैली। इसमें क्या होता है कि जितनी भी बोन होती हैं उनकी लंबाई ना बढ़ के उनकी मोटाई बढ़ने लगती है, और वो खुरदुरी हो जाती हैं। और इनसे कौन कौन सी बोन
विशेष प्रभावित होती हैं लोअर जॉ, आर्म्स और लेग्स। और ये जो हार्मोन्स है जीएच, इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा हार्मोन से इससे निकलने वाला प्रोलैक्टिन, जिसको PRL कहते हैं। और ये फीमेल बॉडी में सीक्रेट होता है। इसके प्रोलैक्टिन के दो काम होते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स को ये एक साथ मिलाकर, और जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट को प्रोड्यूस करता है और मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे मिल्क सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसका मेन यही काम होता है मिल्क सीक्रेशन का। इसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, THS फर्स्ट पर है जो। और ये हार्मोन्स, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये T3 T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, उन पर कंट्रोल करता है। मतलब जब ब्लड में T3 T4 अधिक होगा तो THS कम होगा, और जब T3 T4 कम होंगे तो THS अधिक हो जाएगा। और जब इसका THS बहुत अधिक मात्रा में ब्लड में हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड, मतलब कहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड? नेक में। वहां पर एक वल्की मस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसे गलकंड या गाइटर भी कहते हैं। और जब ये TSH कम होता है तो क्या होने लगता है? शरीर कमजोर होने लगता है, ठंड सहन नहीं होती है, स्किन ड्राई होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, ब्लड में कमी आती है, मतलब एनीमिक होने लगता है, सुनाई कम देने लगता है। और उस कंडीशन में फीमेल में मेंस्ट्रुएशनल पीरियड के समय पर पीरियड अधिक होने लगता है। और बच्चों में क्रेटेनिज्म नाम का एक रोग होता है, जो भी इसी के अधिक या कम होने से होता है। अब जब दूसरा इसका हार्मोन्स क्या है? ACTH, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो होता है ये एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और उससे स्टेरॉइड हार्मोन जो ग्लूकोकार्टिकोइड होता है, कल हमने पढ़ा था, जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और कार्टिसोल, इन दोनों के सीक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। और जब इस हार्मोन की कमी होती है तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। और एक यहाँ पर आपको स्लाइड थी कुशनिंग रोग, ये जो सिंड्रोम है कुशनिंग डिजीज कहते हैं इसे, ये हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि चेहरे की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो फूली हुई दिखाई देने लगती हैं, और शरीर के ऐसे स्थानों पर भी बाल आ जाते हैं जहां पर नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति की स्किन पतली हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उसके त्वचा पर नीले नीले स्पॉट्स भी आ जाते हैं। इसके बाद आता है LH। तो ये जो LH है ये ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स है, और ये स्त्रियों में एक अस्थायी अंतःस्रावी कार्पस का निर्माण होता है, जो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स प्रोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। तो ये जो LH है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, जो कि ओव्यूलेशन को उद्दीपित करता है। मतलब हर मंथ में ओवरी में जो ओवम बनते हैं वो बनाने के लिए ये ओवरी को उनको उत्सर्जन, उनको जब एक समय तक वहां पर वो वेट करते हैं, लेकिन मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है,
तो वो जो ओवम है वो डिस्ट्रॉय होकर यूटेरस में आ जाते हैं। वो इस काम के करने में हेल्पफुल होता है LH। इसके बाद में फॉलिकल। फॉलिकल भी है, ये भी एक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स है। और ये जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय ये क्या करता है कि जितनी भी ओवरी फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर कर होने के लिए स्टिमुलेट करता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट होने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। और यहाँ पर जैसे लेडीज में LH हमने पाया जाता देखा था, वैसे ही मेल में FSH पाया जाता है, और जिसका काम क्या रहता है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनाती हैं जो सेल्स उनको स्टिमुलेट करता है, और जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनते हैं और उनका नंबर भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये मेन हार्मोन्स इसमें हैं जो कि बनते हैं। और इसके अलावा कुछ एक दो हार्मोन्स और हैं जो बनते हैं। एक तो है एंटी एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। इसमें यहाँ पर शायद पिक्चर में नहीं है, ये नहीं, ये पिक्चर में नहीं है। या वैसोप्रेसिन, और इसका काम होता है कि जब यूरिनेशन किया जाता है तो उस समय एक्सक्रीशन के लिए ये मसल्स को स्टिमुलेट करता है। और जब ड्यूरेटिक इस काम को करेगा कि वो स्टिमुलेट करेगा और मसल्स को यूरिनेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। लेकिन जब वो एंटी ड्यूरेटिक रहेगा तो वो मूत्र विसर्जन या यूरिनेशन को कम कर देगा। तो ये दोनों के अलग अलग काम हैं। तो जब एंटी मतलब ADH इसकी अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो BP ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और यूरिन बनना कम हो जाएगा। और एक और इसका इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो शायद यहाँ नहीं दिया गया है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का भी क्या काम होता है कि ये ड्यूरिंग डिलीवरी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को करता है, और उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट में भी ये हेल्पफुल होता है। और ये ड्यूरिंग डिलीवरी ये यूटेरस की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि बेबी को शरीर के बाहर आने में हेल्पफुल होता है। यदि मान लीजिए ऑक्सीटोसिन का एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, प्लीज एक मिनट ना, एक और काम होता है कि ये कुछ मेमोरीज को डिलीट करता है। तो जब बहुत अधिक पेनफुल वाली पोजीशन रहती है और डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है तो वो जो पेनफुल वाली कंडीशंस थी उन कंडीशंस को ये डिलीट कर देता है मेमोरी से। तो इस तरह से ये कुछ मेमोरी को डिलीट करने का काम भी करता है। इसके बाद हम आते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है ये नेक पर रहती है। इसका शेप बटरफ्लाई के जैसा होता है, और इसके जो बटरफ्लाई जैसे पेटल्स होते हैं इसी में पैराथायराइड होती है। तो ये दोनों ग्लैंड्स एक ही जगह पर प्रेजेंट होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। और इससे जो सीक्रेशन होता है वो होता है T3 और T4। और ये दोनों हार्मोन्स का कार्य एक जैसा होता है। ये मेटाबॉलिज्म और जो टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म में उसको कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं उनके ग्रोथ उनके डेवलपमेंट को नियंत्रण करते हैं। इस तरह से ये ग्लूकोज को जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर
थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स कम हो तो क्रेटिनिज्म की स्थिति हो जाती है। मतलब इसमें जो बोन और मसल्स हैं वो उनका डेवलपमेंट इनरेगुलर हो जाता है, जैसे दांत देर से निकलते हैं और बाकी मसल्स भी। ये बच्चों में होती है और जब बड़ों में होती है तो उसको मिक्सीडिमा कहते हैं। और इस मिक्सीडिमा में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जो फेस है वो फूला-फूला सा दिखने लगता है, उसके शरीर का वज़न बढ़ जाता है, उसका शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, वो ठंड सहन नहीं कर पाता है, उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो अपने आप को थका महसूस करता है। और फीमेल्स में उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो या तो बिल्कुल नहीं होता है या बहुत अधिक होने लगता है। तो इस तरह से ये थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड का ये काम होता है। इनके कम या होने से 2 स्थिति होती हैं। कम होता है तो हाइपोथायरॉयडिज़्म और अधिक होता है तो हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है। तो अब इसमें दोनों में क्या है देखिए, एक में हेयर ड्राई होने लगते हैं, अगर बढ़ जाता है तो हेयर लॉस होने लगते हैं। फेस पफ़ी हो जाता है अगर कम होता है, अधिक होता है तो आईज़ जो हैं वो वल्गी हो जाती हैं। गले के आस-पास दोनों में थोड़ा-सा मांस जमा होने लगता है और ये हिस्सा फूला दिखाई देता है। इसमें हार्ट बीट स्लो हो जाती है, इसमें हार्ट बीट रैपिडली बढ़ती कमती है। वेट गेन होता है, इस वाले में वेट लॉस हो जाता है। कॉन्स्टिपेशंस रहता है, इसमें डायरिया रहता है। आप देखें दोनों के जो सिम्पटम्स हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें कोल्ड ठंड सहन नहीं होती है और इसमें जब अधिक होता है तो गर्मी सहन नहीं होती है। तो इस तरह से ये दोनों के सिम्पटम हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स। ये पैनक्रियाज में पाई जाती हैं और इसमें ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर एक लॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, जिसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम, हेड, बॉडी और टेल। और ये पैनक्रियाज के जस्ट पीछे होता है और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में ये काम करता है। साथ ही ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी काम करता है, क्योंकि इससे डाइजेशन, यहाँ पर इसका डिटेल देखें, और डाइजेशन जूसेस सीक्रेट होते हैं जिससे ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी काम करता है। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ग्लूकॉन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें 4 तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ये 4 तरह की सेल से मिलके ये बनता है। तो जो अल्फा सेल हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और इसका काम क्या रहता है कि लिवर को स्टिमुलेट करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देना, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर ये जो बीटा सेल होती हैं इनका काम जस्ट अपोजिट होता है। इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो इंसुलिन होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ये लिवर के सेल्स मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्थिर बना रहे। फिर इसकी जो डेल्टा सेल होती हैं उससे सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा था उसको बैलेंस रखता है। और जो एफ सेल हैं इनका काम है कि ये पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती हैं और जो भोजन के बाद में ब्लड में पहुंचता है। लेकिन ये जो एफ सेल हैं इनका बहुत अधिक डिटेल में काम या फंक्शन अभी मालूम नहीं है।
ये देखिए, इसमें ये 4 तरह के सेल्स हैं जिनसे ये सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। और इसमें बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इसके कारण ही डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू होती है। और डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं? आंखें ब्लर हो जाती हैं, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है, उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, यूरिनेशन कम होने लगता है। तो इस तरह से ये उसके सिम्टम। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड। इसे बहुत सारी जगह पीनियल बॉडी भी कहा गया है। स्कल में आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का एक बैग नुमा या एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पीनियल ग्लैंड है। अब यदि हम ये हमारा फ्रंट पोर्शन है देखें, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके जस्ट पीछे और अंदर पीनियल ग्लैंड्स है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती है ये भी मटर के दाने के आकार की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। और इसके भी जो काम है वो अभी तक अज्ञात है। और लगभग जब टीन एज शुरू होती है तो उसके बाद इस ग्रंथि का क्षरण होना शुरू हो जाता है, मतलब एट्रोफी हो जाती है। और वृद्ध अवस्था तक ये, ओल्ड एज तक ये कैल्सिफाइड हो जाती है। और जब ये कैल्सिफाइड हो जाती है तो ये जब स्कल का एक्सरे लिया जाता है तो उसमें ये एक उपयोगी चिन्ह के रूप में काम करती है। यहाँ पर थर्ड आई, पीनियल, पिट्यूटरी दोनों को बोलते हैं, लेकिन पिट्यूटरी चूंकि ज्यादा पास है और पीनियल बॉडी यंग एज में उसका क्षरण हो जाता है, तो इसलिए पिट्यूटरी को ज्यादा कोरिलेट करते हैं थर्ड आई से। इसके बाद थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये हार्ट के पास पाई जाती है। यहाँ आप देखें, ये चेस्ट का पिक्चर दिया गया है, ये लंग्स हैं दोनों, ये हार्ट है। हार्ट के जस्ट ऊपर दोनों लंग्स के बीच में ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड भी दो दो पेटल्स टाइप के फिगर में होती है, या दो लोब्स होते हैं, और ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें बाहर की ओर कार्टिक्स होता है और अंदर मेडुला होता है। अब ये, इनका भी जो कार्य है वो अभी अज्ञात है, और इसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियां, मतलब ब्लड कैप वेसल्स बहुत अधिक होती हैं। लेकिन जो नर्वस नर्व्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और ये उम्र के अनुसार इसका आकार अलग अलग होता है। और ये लगभग 2 वर्ष तक बढ़ती है। उसके बाद ये सिकुड़ती जाती है, और एडल्ट में ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में रहती है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका मुख्य कार्य टी सेल्स हैं, और इनका टी सेल्स का निर्माण करना इनका मुख्य कार्य है। और ये जो टी सेल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करना इन सेल्स का मेन फंक्शन है। इसके बाद गोनेट्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो ये मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। और ये दोनों ही सेक्स ग्लैंड कहलाती हैं, जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में, उसके फंक्शन में, उसके रेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर अगर मेल में देखें तो टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल में देखें, टेस्टोस्टेरोन होता है जो स्पर्म बनाने में हेल्पफुल होता है, और अगर फीमेल में देखें तो एंड्रोजन होता है और प्रोस्टेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि ओवम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन्स हैं, और जो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो यहाँ कंप्लीट होती हैं।